हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में हमारी फर्स्ट बुक चली हुई है समकालीन विषयों में राजनीति, उसमें हमारा जो चैप्टर है 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। चौथा चैप्टर जो हमारा है समकालीन विश्व राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये चैप्टर आज हमारा चलेगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका वर्ल्ड पावर बन गया, उसके बाद उसके वर्चस्व में भी जो गिरावट धीरे धीरे आई, या हम कह सकते हैं कि 1945 के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ऐसे सत्ता के कौन कौन से विकल्प सामने आए कि जिनसे लगा कि अब सत्ता दो ध्रुवों के पास ना होकर इनके पास है। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आए जिनका वर्णन हम इस पुस्तक में करेंगे। सबसे बड़ा जो यूरोपीय संघ है उसका वर्णन आएगा, आसियान का आएगा। ऐसे इस प्रकार हम बताएंगे कि सत्ता के जो विकल्प खोजे गए, दूसरे कि सत्ता विश्व में सत्ता अब किसके पास, तो ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। आज ये पहला ही हमारा पॉइंट इसमें क्या है, जब दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के पश्चात यूरोप में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। दो ध्रुवीयता की व्यवस्था कब टूटी भाई? 1990 में। तो 1990 के बाद एक नई संघ का उदय हुआ, यूरोपीय संघ। इसी के साथ एक एशिया में हुआ आसियान। आसियान का पूरा नाम हमें पता ही है, दक्षिण। आसियान का पूरा नाम लिख भी लो, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन जो बना वो क्या कहलाया? आसियान। इनका उदय हुआ। उसके बाद 1945 तक जो इनके यूरोपीय संघ के उदय का प्रमुख रीजन था, 1945 तक जो यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होते देखा, क्योंकि हमें पता है कि 1945 तक हमने दो बहुत बड़े युद्धों का सामना किया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और इन दोनों ही युद्धों में इतनी जन और धन की हानि हुई कि इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। तो ये जो बर्बादी यूरोपीय देशों ने देखी, अब उन्होंने सोचा कि ये अब तक की बर्बादी हो चुकी, आगे हम बर्बादी नहीं सहेंगे, हमें अपना विकास करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए। इसके बाद शीत युद्ध से यूरोपीय देशों के मधुर संबंध भी बने। जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों ही महाशक्तियों ने बाकी देशों को अपने एक ग्रुप में, एक संगठन में जोड़ने की कोशिश की। इसी प्रकार अमेरिका ने जो एक नाटो का संगठन बनाया था यूरोपीय कंट्रीज का, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संधि का, तो उसके तहत जो आपस में ये देश थे ये जुड़े, संगठन के माध्यम से जुड़े, वैसे जुड़े। तो इन संगठन के माध्यम से जब इनके संबंध मधुर हुए तो इन्होंने इस संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि अपनी अर्थव्यवस्था का भी सुधार किया जा सके। तो यूरोपीय देशों में सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान एक तरफ तो शीत युद्ध चला रहा था, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में आपसी संबंध अच्छे बनते जा रहे थे। मार्शल योजना इसमें एक बहुत बड़ा काम साबित हुई। 1945 में जो कि मार्शल योजना लागू कह सकते हैं हम, 1945 के बाद जब अमेरिका ने अपना संगठन बनाना शुरू किया, उसमें मार्शल योजना के तहत उन्होंने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था में के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि अमेरिका ने बढ़ चढ़कर यूरोपीय देशों को, अपने सदस्य देशों को सहयोग दिया, आर्थिक रूप से सहयोग दिया, और इसी को क्या कहा गया? मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय संघ का संगठन भी एक जुड़े। तो अर्थव्यवस्था में मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहें यूरोपीय देशों में सुधार किया। जो पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था थी
वो अब क्या हुई, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगी। और किसके नेतृत्व में? हमें पता है अमेरिका के नेतृत्व में। चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ी आगे, समान विदेश एवं सुरक्षा नीति लागू हुई यूरोपीय संघ में कि हमें समान विदेश नीति बनानी है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और सुरक्षा नीति को भी अपनाना है। आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मुद्दे पर भी एक दूसरे देशों ने क्या लिया, आपस में सहयोग लिया। किन्होंने? यूरोपीय देशों ने। अब यूरोपीय संघ में सदस्य देश कितने थे? यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या जो थी 12, बाद भी बढ़े लेकिन 12 थे। मुद्रा के चलन के लिए रास्ता खुला। हमें पता है यूरोपीय संघ की जो संयुक्त मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो। इसके लिए रास्ता खुला। यूरोपीय संघ का राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव भी बढ़ा, क्योंकि काफी सारे देश थे ये और सारे ही विकसित राष्ट्र थे, और विकसित होने के कारण इन्होंने अपने राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और कूटनीतिक, यानी कि राजनीति में कूटनीतिक होना जरूरी है, कूटनीतिक रूप से सैनिक प्रभाव को बढ़ाया, यानी इन सब का प्रभाव यूरोपीय संघ का बढ़ने लगा। क्योंकि रीजन एक खास था कि जो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य थे, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे? स्थायी सदस्य। यूरोपीय संघ के 2 देश कौन कौन से? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। क्या थे ये? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। और स्थायी सदस्य हमें पता है उनके हाथ में कौन सी पावर होती है? वीटो पावर। तो ये यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य थे वो स्थायी सदस्यता ग्रहण किए थे, इसलिए भी इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। कहने का मतलब यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सैनिक प्रभाव बढ़ने लगा धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने अपना आपस में सहयोग करके अपना विकास किया। इनकी अर्थव्यवस्था मार्शल योजना के तहत जो अमेरिका ने इनको कोऑपरेशन दिया, उसके आधार पर इन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। यूरोपीय संघ में देखते हैं सैनिक शक्ति के दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे दूसरी बड़ी सेना थी। पहले किसके पास थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहली इसके पास थी, और दूसरी किसके पास थी? विश्व की सबसे बड़ी संघ की सेना यूरोपीय संघ के पास, क्योंकि इसके 12 जो विकसित राष्ट्र थे उनके पास वैसे ही विकास था, वैसे ही डेवलप थे वो, और उन्होंने अपनी सेना को भी बहुत अच्छे से सजा रखी थी, यानी कि तैयार कर रखी थी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ की जो सेना है वो विश्व में 2nd नंबर पर थी। आप देखते हैं जो कि 1948 में इसी सहयोग की भावना के साथ जो 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसी के दौरान जब इन देशों ने, यानी कि यूरोप के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सहयोगात्मक रूप जब दिया, तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। इसी प्रकार हम अगला जो हमारा है आसियान। आसियान का नाम पूरा मैंने अभी बताया तुम्हें, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, यानी कि एशिया जो महाद्वीप है उसको अब तक विभिन्न तरीके की मार झेलनी पड़ी थी। कभी उपनिवेशीकरण की झेली उन्होंने, कभी विदेशी आक्रमणकारियों की झेली, और उन्होंने वैसे भी अपनी बहुत सारी अविकास देखा, गरीबी, बेरोजगारी,
मंदी, इन बहुत सारी समस्याओं से एशिया महाद्वीप जूझ रहा था। इसी दौरान आसियान की स्थापना के लिए 1967 में दक्षिण पूर्व के, आसियान का पूरा नाम हमें पता है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। इसके 5 जो देश हैं मोस्टली, उन्होंने मिलकर के अपने क्षेत्र का सुधार करने की कोशिश की एक संगठन के माध्यम से, और वो देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 जो देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर के एक घोषणा पत्र तैयार किया और उसको बैंकॉक में हस्ताक्षर किए। तो ये क्या कहलाया? बैंकॉक का थाईलैंड में। तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि अपने एरिया में, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आपस में विकास हो सके, संगठन इनका बने और आर्थिक रूप से ये विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित कर पाए। इसलिए इन्होंने 1967 में आसियान की स्थापना की। उसके बाद इनका जो उद्देश्य था, आसियान देशों का जो आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? आर्थिक विकास को तीव्र करना, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक क्या देखी थी? गरीबी देखी थी। ऐसे महाद्वीप में गरीबी थी, उस गरीबी से निजात पाने के लिए अपना तीव्र आर्थिक विकास करना इनका उद्देश्य था। साथ में इनका उद्देश्य था सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, क्योंकि समाज जो था वो पिछड़ा हुआ था, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से अपना विकास करना आसियान देशों का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। साथ में जो आसियान का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका तीव्र विकास जो हुआ विश्व पटल पर, ये जो समझ में आया, इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपनी स्थिति मजबूत की, उसका एक ही कारण था इनका अनौपचारिक, टकराव रहित एवं सहयोगात्मक मेल मिलाप। अनौपचारिक, कोई औपचारिकता नहीं थी कि हम किसी औपचारिकता से या कोई ऐसे समझौते वश इकट्ठा हो गए, नहीं था ऐसा। इनका आपस में टकराव नहीं था, कोई भी टकराव इनका नहीं था, सहयोग की भावना थी। सहयोग से ही, अपने मेल मिलाप से ही इन्होंने विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित किया और इसी आधार पर इनका विकास हुआ। आसियान के जो प्रमुख स्तंभ थे, तो हम कह सकते हैं जिनसे इनका तीव्र विकास हुआ या इनका मेल मिलाप बढ़ा, या इनका कह सकते हैं कि विश्व पटल पर ये आए, इनका मुख्य था आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय जो इन्होंने बना रखा था, आसियान आर्थिक समुदाय, यानी कि आसियान देशों के जो आर्थिक व्यवस्था है उसको विकास किया जाए, उसका तीव्र विकास किया जाए। किसके आधार पर? सहयोग के आधार पर, यानी कि आसियान के जितने भी देश हैं कोई भी पिछड़े न रहे। इसीलिए इनका ये स्तंभ था। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये भी इनका प्रमुख स्तंभ था इनके विकास का। ये है, हम कह सकते हैं। तो आसियान के जो है प्रमुख स्तंभ, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये आसियान के थे। आगे का हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।